गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। 21वें वीडियो के साथ कक्षा 10th। कल हमने पाचन तंत्र की क्रियाविधि के बारे में चर्चा हो रही थी। तो ध्यान देना, पाचन तंत्र में कि भोजन के पाचन की क्रियाविधि ये चल रही थी। भोजन के पाचन की क्रियाविधि, भोजन के पाचन की क्रियाविधि। ध्यान देना बेटा, हमने आपको ये बताया था कि पाचन किसे कहते हैं? भोजन के जटिल अणुओं का अवशोषण योग्य सरल अणुओं में बदलना पाचन कहलाता है। ध्यान देना, हमने आपको ये बता दिया था, पाचन की परिभाषा बता दी। ये बताया था कि मनुष्य एक सर्वाहारी प्राणी होता है जिसके भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल पाए जाते हैं, अर्थात पूर्णतया संतुलित भोजन होता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, इनका पाचन बहुत ही आवश्यक है, जबकि विटामिन, खनिज लवण और जल इनके पाचन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये बिना पचे ही अवशोषित हो जाते हैं। अब ध्यान देना, पाचन एक भौतिक एवं रासायनिक क्रिया होती है। कैसे होती है? भौतिक एवं रासायनिक क्रिया होती है। इसमें ध्यान देना, जिसमें पाचक रसों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो कुल पाचक रस 5 होते हैं। 5 कुल पाचक रस होते हैं। पहला होता है लार, दूसरा होता है जठर रस, तीसरा होता है अग्नाशय रस, चौथा पित्तरस और पांचवा आंतरीय रस। तो अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं, इनमें सबसे शक्तिशाली पाचक रस होता है कौन सा? अग्नाशयी रस। तो इसके बारे में बताएंगे आपको हम। तो भोजन के पाचन क्रियाविधि 5 चरणों में पूर्ण होती है। सबसे पहले अंतर्ग्रहण, भोजन को किसी भी जीव या मानव द्वारा मुख गुहा में ग्रहण करना अंतर्ग्रहण कहलाता है। अब आता है मुख गुहा में पाचन, दूसरा आता है पाचन, तीसरा है अवशोषण और चौथा है स्वांगीकरण और पांचवा है बहिक्षेपण। तो इन 5 क्रियाओं के अंतर्गत पाचन क्रियाविधि का अध्ययन करेंगे, भोजन के पाचन क्रियाविधि का अध्ययन करेंगे। तो ध्यान देना, सबसे पहले है, हम पढ़ते हैं मुख गुहा में पाचन। मुख गुहा, मोटा लिखें अक्सर आप। मुख गुहा में पाचन। ठीक है बेटा, ध्यान देना कि मुख गुहा में भोजन को, ध्यान देना, हम जब भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं तो मुख गुहा में भोजन को दांतों से चबाया जाता है, जीभ से लार में मिलाया जाता है, जिससे भोजन नम और लसलसा हो जाता है। इसे बोलस कहते हैं। अब ध्यान देना, क्या बोलते हैं? इसे बोलस कहते हैं। बोलस के रूप में भोजन, ध्यान देना, अब जो ये लसलसा, अर्धठोस, अर्धतरल हो जाता है भोजन, जिसे बोलस कहते हैं। बोलस के रूप में भोजन, ध्यान देना, क्रमांकुंचन गति द्वारा ग्रसनी से ग्रसिका और ग्रसिका से आमाशय में पहुंचता है। आमाशय में भोजन के प्रवेश को जठर ग्रसिका अवरोधनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अब देखिएगा, जब दांतों और जीभ के द्वारा भोजन को पीसा और चबाया जाता है या घुमाया जाता है और लार द्वारा लसलसा बनाया जाता है, तो उसको आप देखें, इसके बारे में इसमें देखिएगा आप कि मुख गुहा में भोजन को, मुख गुहा में भोजन को दांतों से चबाया जाता है। दांतों से चबाने और लार के साथ
लार के साथ मिलाने का कार्य जीभ द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? जीभ द्वारा किया जाता है। ध्यान देना, दांतों की सहायता से भोजन को चबाया जाता है और जीभ के द्वारा लार में मिलाया जाता है, जिससे भोजन नम और लसलसा हो जाता है। जिससे भोजन कैसा हो जाता है बेटा? नम और लसलसा हो जाता है। इसे बोलस कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? बोलस। तो भोजन कैसा हो गया? बोलस के रूप में हो गया। इसे बोलस या निवाला कहते हैं। इसे बोलस या निवाला कहते हैं। ध्यान देना। क्या समझे कि मुख गुहा में भोजन को दांतों से चबाया जाता है, लार द्वारा, जीभ द्वारा लार में मिलाया जाता है, जिससे भोजन लसलसा, लसदार और मुलायम एवं नम हो जाता है। इसे बोलस कहते हैं। बोलस रूपी यह भोजन बोलस के रूप में यह भोजन, बोलस के रूप में यह भोजन क्रमांकुंचन गति, कौन सी गति? क्रमांकुंचन गति, इसे बोलते हैं पेरिस्टल्सिस, PERISTAL, पेरिस्टल्सिस मोशन। स्पीड या क्रमांकुंचन गति द्वारा ग्रेसिनी से ग्रेसिका और ग्रेसिका से आमाशय में पहुंचाया जाता है। तो ध्यान देना बेटा कि बोलस जो बन जाता है भोजन का रूप, तो बोलस के रूप में भोजन क्रमांकुंचन गति द्वारा ग्रेसिनी से ग्रेसिका और ग्रेसिका से आमाशय में पहुंचाया जाता है। तो प्रश्न आता था सभी कि बोलस के रूप में भोजन ग्रेसिका से आमाशय में कौन सी गति द्वारा पहुंचता है? क्रमांकुंचन गति द्वारा। ध्यान देना। अब ग्रेसिका से आमाशय में भोजन के प्रवेश को एक अवरोधनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उसका नाम क्या है? जठर ग्रेसिका अवरोधनी। तो इसके बारे में देखिएगा, देखिए ध्यान से। भोजन के प्रवेश को आमाशय में, यूँ लिखो आप, आमाशय में कहाँ पहुंचा जाता है भोजन? आमाशय में। तो देखो आमाशय में भोजन के प्रवेश को, आमाशय में भोजन के प्रवेश को जठर ग्रेसिका अवरोधनी, कौन सा अवरोध होता है? जठर ग्रेसिका अवरोधनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो ध्यान देना, जब भोजन ग्रेसिका से कहाँ पहुँचता है? आमाशय में, तो उसे एक अवरोध पाया जाता है जो जठर, आमाशय और ग्रेसिका के मिलने के स्थान पर होता है।
उसे क्या बोलते हैं, जठर ग्रसिका अवरोधनी, मतलब ग्रसिका और आमाशय के मिलने के स्थान पर एक अवरोध होता है, संकुचन होता है, उसे कार्डिक संकुचन या जठर ग्रसिका अवरोधनी कहते हैं। ध्यान देना। अब यहाँ तक भोजन पहुँच गया। अब उसमें मुख गुहा में क्या होता है, ध्यान देना, लार जो होता है उसमें क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। तो मानव की लार में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, एक होता है एमाइलेज जिसे टाइलिन कहते हैं, और दूसरा होता है लाइसोजाइम। क्या होता है, लाइसोजाइम कहते हैं। तो देखिएगा, मुख गुहा में भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, जो मुख गुहा में भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट होता है स्टार्च के रूप में, उसको एमाइलेज के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, एमाइलेज के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो देखिएगा बेटा कि आमाशय में भोजन के प्रवेश को जठर ग्रसिका अवरोधनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अब देखिएगा, जो मुख गुहा में हमने मुख गुहा में भोजन को चबाया और घुमाया तो उसमें लार में मिलाया, तो लार में एंजाइम द्वारा कार्बोहाइड्रेट का मुख गुहा में लारीय एंजाइम द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया जाता है। तो आप देखिएगा, मुख गुहा में भोजन में उपस्थित, तो देखो मुख गुहा में, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ध्यान रखना, मुख गुहा में भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, कौन सा पदार्थ हमारा था जटिल अणु, कार्बोहाइड्रेट, अर्थात स्टार्च के रूप में भोजन में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट को एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम द्वारा किस में चेंज करेगा, माल्टोज में, एंजाइम द्वारा माल्टोज में, माल्टोज शर्करा होती है, माल्टोज में बदल दिया जाता है, माल्टोज में बदल दिया जाता है। तो ध्यान देना, मुख गुहा में भोजन में उपस्थित जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो हमने भोजन के रूप में, उसमें जो पोषक तत्व होता है कार्बोहाइड्रेट, उसको लार में पाए जाने वाले एंजाइम एमाइलेज के द्वारा किस में बदल देते हैं, माल्टोज में बदल दिया जाता है। तो देखें आप, स्टार्च, ध्यान देना, ये होता है पॉलीसैकेराइड होता है, ये प्रकार कार्बोहाइड्रेट होता है, खतरनाक जटिल अणु होता है। इसका एमाइलेज एंजाइम या टाइलिन किस में चल जाएगा, ये बदल जाएगा माल्टोज में, माल्टोज शर्करा में। ये होता है डाइसैकेराइड। तो ध्यान देना बेटा, ये जटिल अणु होता है और ये इससे सरल होता है। तो ध्यान देना, स्टार्च, जटिल अणु स्टार्च का माल्टोज में परिवर्तन एमाइलेज एंजाइम द्वारा किया जाता है। तो ध्यान देना, एमाइलेज जो पीएच होता है इसका 6.8 के लगभग होता है, लार का पीएच मुख गुहा में। तो कहने का मतलब यह है कि मुख गुहा में भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को एमाइलेज एंजाइम द्वारा माल्टोज में बदल दिया जाता है। अब ध्यान देना, गौर फरमाइएगा कि मुख गुहा में भोजन कुछ समय तक ही रहता है, इसलिए स्टार्च का आंशिक रूप से पाचन होता है। तो ध्यान देना, मुख गुहा में भोजन कम समय के लिए उपस्थित रहता है, इसलिए स्टार्च का क्या होता है, आंशिक रूप से पाचन होता है। तो आप देखिएगा आगे,
आगे देखें कि मुख गुहा में स्टार्च के मुख गुहा में स्टार्च के आंशिक भाग मतलब 30% भाग का ही पाचन होता है। मुख गुहा में स्टार्च के आंशिक भाग का ही पाचन होता है। क्यों होता है? क्योंकि मुख गुहा में भोजन बहुत कम समय तक होता है। क्योंकि मुख गुहा में भोजन, यहाँ लिखें, क्योंकि मुख गुहा में भोजन बहुत कम समय तक ही रहता है, बहुत कम समय तक ही रहता है, बहुत कम समय तक ही रह पाता है या रहता है। तो देखिएगा क्या कि मुख गुहा में भोजन का या स्टार्च, भोजन में उपस्थित स्टार्च का आंशिक रूप से ही पाचन होता है, अर्थात 30% पाचन ही होता है, क्योंकि मुख गुहा में भोजन कम समय तक ही रह पाता है। आगे देखिएगा, अब भोजन कहाँ जाएगा? आमाशय में। तो देखिए, जैसे ही भोजन बोलस के रूप में ग्रसिका से होता हुआ आमाशय में आता है, तो आमाशय की जठरग्रंथि द्वारा, अब ये तो हो गई किसमें? मुख गुहा में पाचन। प्रश्न आता है परीक्षा में कि पाचन किसे कहते हैं? मानव के पाचन तंत्र या आहार नाल का नामांकित चित्र बनाइए और मुख गुहा में पाचन क्रिया को समझाइए। तो इतना आप कर दोगे तो बहुत है, क्योंकि मुख गुहा में ध्यान रखना, लार में एंजाइम स्तर होता है टायलिन या एमाइलेज। एक एंजाइम और होता है लाइसोजाइम, ध्यान देना। लार में पाए जाने वाले एंजाइम दो होते हैं, एक तो टायलिन और एक होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है? भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। तो देखिएगा ध्यान से, नोट के रूप में लिख लें इसको। लार में एमाइलेज एवं एमाइलेज एवं लाइसोजाइम दो एंजाइम पाए जाते हैं। एमाइलेज किसका पाचन करेगा? स्टार्च का। एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, माल्टोज में बदलता है। तो क्या कार्य कर रहा है? एमाइलेज। और दूसरा है लाइसोजाइम, भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। तो ये ध्यान रहे ये बात कि लार में दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, एमाइलेज या टायलिन और दूसरा है लाइसोजाइम। ध्यान दीजिएगा। तो एमाइलेज क्या करेगा? स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है और लाइसोजाइम भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है, भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। अब ध्यान देना, आगे आमाशय में पाचन। ग्रसिका में ध्यान देना, पाचन क्रिया नहीं होती है, क्योंकि कोई भी पाचक एंजाइम ग्रसिका द्वारा स्त्रावित नहीं होता है। तो भोजन मुख गुहा से बोलस के रूप में सीधा कहाँ जाएगा? आमाशय में आता है। ध्यान देना बेटा कि मुख गुहा से भोजन ग्रसिका से होता हुआ सीधा आमाशय में आता है। तो ग्रसिका में कौन सी गति होती है? वही होती है क्रमांकुंचन गति। तो देखिएगा, आमाशय में
भोजन का पाचन या आमाशय में पाचन। आमाशय में पाचन पूछा जाता है परीक्षा में बेटा कई बार। बी पार्ट देख लें इसका, बी भाग आमाशय में पाचन। आहार नाल का महत्वपूर्ण भाग होता है आमाशय। तो देखिएगा, जैसे ही भोजन ग्रसिका से क्रमांकुंचन गति द्वारा आमाशय में आता है तो आमाशय की जठर कोशिकाओं से जठर रस का स्त्रावण किया जाता है। इस जठर रस में श्लेष्मा, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन और HCl आदि पदार्थ पाए जाते हैं जो भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। तो आप देखिएगा कि जैसे ही बोलस के रूप में भोजन ग्रसिका से होता हुआ आमाशय में आता है। आमाशय में आता है तो आमाशय की जठर ग्रंथियों द्वारा आमाशय की जठर ग्रंथियों द्वारा जठर रस का स्त्रावण किया जाता है। क्या होता है बेटा? स्त्रावण किया जाता है। तो ध्यान देना, जैसे ही बोलस के रूप में भोजन, क्योंकि बोलस बन जाता है जब मुगवा में उसको चबाते हैं और लार में मिलाते हैं, तो जैसे ही ग्रसिका से भोजन बोलस के रूप में क्रमांकुंचन गति द्वारा आमाशय में आता है तो आमाशय की जठर ग्रंथियों द्वारा जठर रस का स्त्रावण किया जाता है। इस जठर रस में आगे देखो, इस जठर रस में श्लेष्मा, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl आदि पाए जाते हैं। HCl आदि पाए जाते हैं। तो ध्यान देना, जठर रस में पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन हार्मोन निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं। इन्हें HCl द्वारा सक्रिय अवस्था में पेप्सिन और रेनिन में बदल दिया जाता है। आगे देखिएगा, तो क्या था कि जठर रस में श्लेष्मा, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन HCl आदि पाए जाते हैं। आगे देखिएगा, इस जठर रस में आगे क्या है बेटा? देखो, इस जठर रस में पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन एंजाइम निष्क्रिय रूप में पाए जाते हैं। निष्क्रिय रूप में पाए जाते हैं, जिन्हें
HCl द्वारा सक्रिय पेप्सिन और रेनिन में बदल दिया जाता है, बदल दिया जाता है। जैसे देखो, पेप्सिनोजन HCl, यह आ जाएगा आपको पेप्सिन, प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है। दूसरा है प्रोरेनिन, यह बच्चों में होता है HCl रेनिन। तो देखिएगा क्या होता है कि जठर रस में पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन एंजाइम सक्रिय एंजाइम निष्क्रिय रूप से पाए जाते हैं, जिन्हें HCl द्वारा सक्रिय पेप्सिन और रेनिन में बदल दिया जाता है। पेप्सिनोजन, जैसे देखो पेप्सिनोजन एंजाइम है, इसको HCl के द्वारा पेप्सिन में और प्रोरेनिन को HCl के द्वारा रेनिन में बदल दिया जाता है। आगे देखें, पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पचाता है। ध्यान देना, ये प्रोटीन पाचक एंजाइम, ध्यान देना। और ये दुग्ध प्रोटीन, ये क्या होता है, ध्यान देना, दूध प्रोटीन का पाचन करता है रेनिन, दूध की प्रोटीन का पाचन करता है। आगे इसके बारे में अगले टॉपिक में बताएंगे आपको। धन्यवाद।